हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर साइंस टू द बेस्ट। प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन प्रेस करके रखो ताकि हर वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिल जाए। आज की हमारी क्लास है जंतु उत्तक, एनिमल टिश्यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस। 100 से ज़्यादा क्वेश्चंस लेकर आया हूँ आपके लिए। वही क्वेश्चन है जो सारे टॉपिक से रिलेटेड है और इम्पोर्टेंट है, विभिन्न कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए हैं और जिनके आगे भी आने के सबसे ज़्यादा चांसेस है। तो वीडियो स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो लास्ट तक देखना, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ये क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है रीट लेवल 2 साइंस मैथ के लिए, रीट लेवल 1 के लिए, CET RPSC EMO MO एग्जाम्स के लिए, RS हाई कोर्ट LDC वीडियो RRB NTPC SSC, इन सभी कंपटीशन एग्जाम्स में जिनमें ये टॉपिक है जंतु उत्तक प्लांट उत्तक। तो प्लांट और जंतु उत्तक के बारे में हम बात करेंगे इन क्वेश्चंस के थ्रू। क्लास के PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से इसकी PDF भी ले सकते हैं। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन है, सामान्य पौधों में पानी ऊपर किसके द्वारा पहुँचता है? जाइलम फ्लोएम के द्वारा, पेरेन्काइमा के द्वारा, जाइलम के द्वारा या मेरिस्टेम के द्वारा? तो देखो, जो सामान्य उत्तक होता है पेरिडोफाइटा से स्टार्ट हो जाते हैं, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइटा, यहाँ पर सामान्य उत्तक पाए जाते हैं, यानी जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। तो जाइलम फ्लोएम के में से किस उत्तक के द्वारा पौधों में जल का ऊपर की ओर ट्रांसपोर्ट होता है? तो मैंने आपको पहले बताया था कि जाइलम जो है ये जल का ट्रांसपोर्ट करता है और फ्लोएम जो है वो फूड का यानी भोजन का ट्रांसपोर्ट करता है। फ्लोएम फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। फै इस तरह से याद रखो, फ्लोएम फूड, जाइलम जल, जाइलम जल। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जाइलम उत्तम के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पौधों में जाइलम की उपस्थिति निम्न में से कौन सी क्रिया होती है? यानी जाइलम की उपस्थिति से कौन सी क्रिया होती है? जल का वहन, खाद्य पदार्थ का वहन, अमीनो अम्ल का या ऑक्सीजन का वहन? तो भी मैंने आपको बता दिया कि जाइलम जल का वहन करता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इज कैरिड आउट बाय जाइलम। फ्लोएम का वहन जो है वो फ्लोएम, फूड का जो है खाद्य पदार्थों का, वो फ्लोएम के द्वारा होता है। पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी है किसके लिए? आहार वहन के लिए, अमीनो अम्ल वहन के लिए, ऑक्सीजन वहन के लिए, जल वहन के लिए? तो मैंने आपको बता दिया कि फ्लोएम जो है वो आहार यानी भोज्य पदार्थ की जो भोज्य पदार्थ है, भोजन है, उसके वहन के लिए आवश्यक होता है फ्लोएम। पौधे व पेड़ का खाना बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यानी पौधे में जो खाना बनाते हैं उस प्रक्रिया का क्या नाम है? मेटाबॉलिक सिंथेसिस, फोटोसेंसिटाइजेशन, कार्बोहाइड्रोलिसिस या फोटोसिंथेसिस? तो देखो, पौधों में खाना बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं और प्रकाश संश्लेषण को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा फोटोसिंथेसिस। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे भारी हिस्सा है? मानव त्वचा का सबसे भारी हिस्सा कौन सा है? एपिडर्मिस या नर्व फाइबर या हाइपोडर्मिस या डर्मिस? तो देखो, एपिडर्मिस ये हमारे मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाहरी स्तर होता है। एपिथेलियम जो टिश्यू है, उपकला उत्तक है, तो उसकी सबसे बाहरी की जो परत है वो उसको हम एपिडर्मिस कहते हैं। तो ये सबसे बाहरी एपिडर्मिस जो परत होती है वो उपकला उत्तक की कोशिकाओं से बनती है। तो सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा एपिडर्मिस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव पेशी को हड्डी से जोड़ने वाले उत्तक को क्या कहते हैं? मानव की पेशी को यानी मसल्स को बोन से, हड्डी से जोड़ने वाले उत्तक को क्या कहते हैं? उपास्थि या अंतरकाशी द्रव या लिगामेंट या टेंडोन? तो इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा, पर सही आंसर है टेंडोन। ठीक है, एक तो होता है लिगामेंट। ठीक है, लिगामेंट जो है वो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। ठीक है, बोन को बोन से जोड़ने के लिए लिगामेंट है, और जब पेशी को जोड़ना होता है बोन से तो वहाँ पर टेंडोन है। चाहे एक पेशी को दूसरी पेशी से जोड़ना है, एक पेशी को हड्डी से जोड़ना है, तो वहाँ पर टेंडोन है। यानी पेशी को जब भी जोड़ना है तो टेंडोन आएगा, और जब हड्डी को जोड़ना है तो लिगामेंट आएगा। अगला क्वेश्चन है, रक्त क्या है? एक संयोजी उत्तक है, एक उपकला उत्तक है, या ए और बी दोनों है, या इनमें से कोई नहीं? तो देखो, रक्त इनमें से संयोजी उत्तक है, तरल संयोजी उत्तक होता है। इसकी जो मैट्रिक्स होती है वो लिक्विड तरल होती है, तो ये संयोजी उत्तक का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है कि मानव रक्त की पीएच का मान कितना होता है? हमारी जो रक्त है वो एक संयोजी उत्तक है, इसकी पीएच का मान कितना होता है? तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है 7.4, 7.9, 6.7 या 8.1। तो इसका सही आंसर है 7.4। मानव की रक्त जो है वो हल्का क्षारीय होता है और 7 तक अम्लीय पीएच होती है, तो हल्का क्षारीय यानी 7.4 ये सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि रक्त समूह की खोज किसने की थी? जो रक्त समूह ए बी और ओ, ये जो रक्त समूह है इनकी खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, विलियम हार्वे ने, लैंडस्टेनर ने या पोलोव ने? तो यहाँ पर सही आंसर हमारा हो जाएगा लैंडस्टेनर। कार्ल लैंडस्टेनर ने रक्त समूह की खोज की थी, ऑप्शन सी सही है।
अगला क्वेश्चन है कि पौधे के कुछ भाग जैसे कि पत्ते और तने या शाखाओं को मोड़ने पर बिना टूटे आसानी से मोड़े जा सकते हैं। इनकी नम्यता का कारण, लचीलेपन का कारण इनमें से क्या है? संश्लेषोत्तक, मृदुतक, दृढ़तोतक, दारू और पोषवा। तो देखो इसमें से सही आंसर जो है ना कोई नहीं है, ऑप्शन 4 में गलत है। जो नम्यता का कारण होता है वो जो है वो स्थूल कोणोत्तक है, यानी कोलन काइमा टिश्यू है, स्थूल कोणोत्तक। तो स्थूल कोणोत्तक यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, दृढ़तोतक दे रखा है लेकिन ये सही नहीं है। तो नम्यता का कारण जो होता है ना वो स्थूल कोणोत्तक उत्तक होता है, कोलन काइमा। तो उसकी हम बात करेंगे आगे। एक आगे और क्वेश्चन है उसमें आपको बताऊंगा इसके बारे में और डिटेल से। अगला क्वेश्चन है कि देखो कथन और कारण दिया हुआ है, तो आपको पता करना है कि कथन और कारण में से कौन सही है कौन गलत है। कथन ये है कि एबी रुधिर समूह के लोग सार्वत्रिक प्राप्तकर्ता होते हैं, और कारण ये है कि रुधिर वर्ग जो एबी है उसकी लाल रुधिर कर्णकों में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता, इसलिए अन्य किसी रुधिर वर्ग के साथ संवहन नहीं होता। यानी ये कथन है कि एबी सार्वत्रिक प्राप्त करता होता है, और कारण ये है कि क्योंकि उनमें कोई एंटीजन नहीं होता इसलिए उनके आरबीसी का एगुलेशन नहीं होता, यानी संवहन नहीं होता, रक्त का थक्का नहीं बनता। अब ऑप्शन ए है कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी है कि ए और आर दोनों सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं है, या ऑप्शन सी है कि ए सही है परंतु आर गलत है, या डी है कि ए गलत है और आर सही है। तो देखो स्टेटमेंट जो दिया हुआ है, कथन जो दिया हुआ है वो सही है कि रक्त समूह ए बी को यूनिवर्सल रिसिप्टेंट कहा जाता है, सार्वजनिक प्राप्तकर्ता कहा जाता है, और ओ को सार्वजनिक दाता कहा जाता है, दान दाता कहा जाता है। लेकिन जो कारण आर है ये सही नहीं है। रुधिर वक्त जो ए बी है उनकी लाल रक्त कणिकाओं में दोनों एंटीजन पाए जाते हैं, एंटीजन ए भी पाया जाता है और बी भी पाया जाता है। एंटीबॉडी कोई नहीं होता लेकिन एंटीजन दोनों पाए जाते हैं, इसलिए वो कोगुलेशन नहीं होता, ये बात सही है, लेकिन वो एंटीजन की वजह से नहीं है कि उनमें एंटीजन उपस्थित नहीं है, एंटीजन दोनों है। तो ये कथन जो आर है वो गलत है, तो ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है लिगामेंट और टेंडोन क्या है? संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, तंतुमय संयोजी ऊतक या कंकाल ऊतक। तो देखो लिगामेंट और टेंडोन ये जो है ये संयोजी ऊतक है, और संयोजी ऊतक में भी तंतु में संयोजी ऊतक है, तंतु के नुमा होते हैं टेंडोन और लिगामेंट। और लिगामेंट जो है वो बोन को बोन से जोड़ता है, यानी हड्डी को हड्डी से जोड़ने के लिए काम में आता है, और लिगामेंट टेंडोन जो है वो मांसपेशी को हड्डियों से जोड़ता है या मांसपेशियों को मांसपेशियों से जोड़ता है। तो लिगामेंट और टेंडोन ये दोनों तंतु में संयोजी ऊतक है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है? यानी इनमें से कौन है जो शरीर को गर्म रखता है? श्वेत ग्रंथियां यानी कि पसीना ग्रंथियां, वसामेय उत्तक या संयोजी उत्तक या रोम। तो देखो इसका सही आंसर है वसामेय उत्तक। जो एडिपोज टिश्यू है वसामेय उत्तक, जिसमें वसा भरी रहती है, तो वसा ताप की कुचालक होती है, तो शरीर की गर्मी को बनाए रखती है, और ठंडे प्रदेशों में पाए जाने वाले जंतुओं में वसामेय जो उत्तक है वो ज़्यादा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हिस्टोलॉजी के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? यानी साइंस की जो विज्ञान की वह ब्रांच शाखा जिसको हिस्टोलॉजी कहता है उसमें किसका अध्ययन किया जाता है? कोशिका का, मांसपेशियों का, उत्तक का या अस्थि और उपास्थि का? तो सही उत्तर है उत्तक का। औतिकी को हिस्टोलॉजी कहा जाता है और उसके अंदर उत्तकों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन पादप उत्तकों का एक प्रकार नहीं है? इनमें से कौन सा पादप उत्तक का प्रकार नहीं है? सरल स्थायी उत्तक, जाइलम, फ्लोएम या उपकला उत्तक। तो देखो जाइलम और फ्लोएम ये दोनों सामान्य उत्तक है, जटिल उत्तक कहते हैं, और सरल स्थायी उत्तक ये भी पौधों में पाए जाते हैं, मृदुतक, दृढ़ कोणोत्तक और स्थूल कोणोत्तक, दृढ़ोत्तक और स्थूल कोणोत्तक, ये 3 प्रकार के होते हैं। उपकला उत्तक ये जंतुओं में पाए जाने वाला उत्तक है, एपिथेलियम टिश्यू। तो ये इसका सही आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है पादपों के जड़ों और तनों के सिरों पर किस प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं? यानी सिरों पर, यानी सिरस्थ भाग में कौन सा जड़ और जो तना है यानी प्रौर यानी शूट और रूट, इनके जो सिरस्थ पार्ट होते हैं वहां पर कौन सा टिश्यू पाया जाता है, उत्तक पाया जाता है? पार्श्व विभजोतक उत्तक, अंतर्विष्ट विभजोतक उत्तक, सिरस्थ विभाज्य उत्तक, इनमें से कोई नहीं। तो देखो शीर्ष भागों पर सिरस्थ विभजोतक उत्तक पाया जाता है। जो सरल स्थायी उत्तक है उसके विभजोत की उत्तक की स्थिति के आधार पर 3 प्रकार होते हैं। पार्श्व जो साइड में होता है यानी जो मोटाई बढ़ाता है, घेरे की मोटाई बढ़ाता है तने और जड़ की, ये पार्श्व विभजोतक उत्तक होता है। अंतर्विष्ट जो होता है वो बीच में यहाँ पर पाया जाता है, इंटरनोड के बीच में जो लंबाई में दोनों तरफ लंबाई में वृद्धि करता है ये। और जो शीर्षस्थ है वो शीर्ष भाग पे, जो शीर्ष भाग है यहाँ पर ये पाया जाता है शीर्षस्थ विभजोतक उत्तक, जो जड़ के शीर्ष भाग पर और तने के शीर्ष भाग पर ये शीर्षस्थ उत्तक पाया जाता है जो लंबाई में वृद्धि करता है। तो सही आंसर यहाँ पर हो गया ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या है?
जाइलम और फ्लोएम ये दोनों संवहनी ऊतक होते और दोनों जो है वो जटिल स्थायी ऊतक होते। दोनों में एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं होती है। तो फ्लोएम का मुख्य कार्य जड़ों के द्वारा अवशोषित जल और खनिजों को पौधे के संपूर्ण भाग में पहुंचाना, ऑप्शन ए। और ऑप्शन बी है कि पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन को पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाना, या सी है कि पौधों को स्थायित्व और यांत्रिक सहायता प्रदान करना या भोजन निर्माण में सहायता करना, ऑप्शन डी। तो देखो सही आंसर इसका है ऑप्शन बी। पत्तियों के द्वारा जो भोजन निर्मित होता है उसको फ्लोएम के द्वारा पौधे के विभिन्न भागों में उसको पहुंचाया जाता है, ये फ्लोएम का काम है। इसमें 4 प्रकार की कोशिकाएं होती है, कंपेनियन सेल्स यानी सहकोशिका, चालनी नलिका और फ्लोएम मर्दूतक और फ्लोएम फाइबर। अगला क्वेश्चन है कि किस पादप ऊतक में चालनी नलिकाएं, शीव ट्यूब्स और सहकोशिका पाई जाती है। तो भी मैंने आपको बताया कि फ्लोएम के जो 4 कंपोनेंट है, जिन 4 तत्वों से मिलकर फ्लोएम ऊतक बनता है, तो वह है चालनी नलिकाएं और ये सहकोशिकाएं और फ्लोएम मृदुतक और फ्लोएम फाइबर यानी फ्लोएम तंतु। तो ये फ्लोएम के पार्ट है। जाइलम में भी 4 तंतु होते हैं, जिसमें जाइलम मृदुतक और जाइलम फाइबर ये है। इसके अलावा यहाँ पर वाहिनिकाएं और वाहिकाएं होती है। और ये सारे मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में जो है ना अच्छे से सारी चीज़ें समझा रखी है, तो आप वहाँ से इनको देख सकते हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्लोएम। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किन जंतुओं का एक प्रकार, निम्न में से कौन जंतु ऊतक का एक प्रकार है। इनमें से कौन सा जंतु ऊतक का प्रकार है, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, उपकला ऊतक या ये सभी। तो सही आंसर हो जाएगा ये सभी। जंतुओं में 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, संयोजी ऊतक, उपकला ऊतक, पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक, ये 4 होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऐसे ऊतक जिनमें दूध के जैसा तरल पदार्थ भरा रहता है वह कौन सा है। तो देखो दूध यानी लैक्टिफेरस, लैक्टोज शुगर पाई जाती है दूध में, तो यहाँ पर ये सही आंसर हो जाएगा लैक्टिफेरस। ये मॉडिफाइड टिश्यू होता है, तो रूपांतरित होकर अगर इस तरह का दूध जैसा अगर गाढ़ा पदार्थ में भरा हुआ है तो उसको हम लैक्टिफेरस कह देते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उपकला ऊतक निम्न में से कौन सा कार्य करते हैं। उपकला ऊतक का कार्य क्या है, जल का अवशोषण, भोजन का अवशोषण, रक्षात्मक आवरण का निर्माण, ये सभी। देखो उपकला ऊतक का मुख्य कार्य जो रक्षात्मक आवरण का निर्माण होता है, रक्षा का काम करता है, ये शरीर को ढकने का काम करता है। लेकिन इसके साथ साथ वो जल का अवशोषण, भोजन का अवशोषण, विसरण और श्रावण ये कार्य भी करते हैं। तो ये सभी सही है, यहाँ पर ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। हिस्टोलॉजी यानी औतिकी ऊतकों का जिस विज्ञान की शाखा में अध्ययन किया जाता है उसको हिस्टोलॉजी औतिकी कहते हैं। तो इसका सबसे पहले प्रयोग जो है वो मायर ने किया था, मेयर, ऑप्शन ए सही है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है कि वह ऊतक जिसका निर्माण भ्रूणीय मध्य स्तर मेसोडर्म से होता है वो क्या कहलाता है। यानी जब भ्रूण की अवस्था में होती है कोशिकाएं, भ्रूणीय अवस्था में, तो वहाँ पर 3 परतें बनती है कोशिकाओं की। सबसे भारी जो परत होती है उसको हम एक्टोडर्म कहते हैं, और बीच में मेसोडर्म और फिर एंडोडर्म, 3 स्तर पाए जाते हैं। तो बीच वाले जो स्तर है मेसोडर्म से इनमें से कौन सा ऊतक बनता है, संयोजी ऊतक, उपकला ऊतक, पेशी ऊतक या तंत्रिका ऊतक। तो इसका सही आंसर जो है वो है संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक जो होते हैं वो मेसोडर्म से बनते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वह ऊतक जिससे मानव शरीर का लगभग 30% भाग निर्माण होता है और जो विभिन्न कोशिकाओं, ऊतकों और अंगों को जोड़ता है। तो जो जोड़ने का काम करता है और जो लगभग 30% पार्ट इसी से बनता है, तो वह कौन सा ऊतक है। तो इसका सही आंसर है संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक देखो कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्शन का काम करता है, पार्ट को आपस में जोड़ना, ऊतकों को आपस में जोड़ना, हड्डी को पेशी से जोड़ना, पेशी को पेशी से जोड़ना, इस तरह के जो सारे काम होते हैं वो संयोजी ऊतक के काम है। उपास्थि है, अस्थि है, लिगामेंट्स है, टेंडोन्स है, लसिका है, रक्त है, ये सारे संयोजी ऊतक के पार्ट होते हैं, अलग अलग टाइप्स होते हैं। रुधिर और लसिका किस प्रकार के ऊतक है। तो मैंने आपको बताया कि रुधिर और लसिका जो है वो संयोजी ऊतक के पार्ट होते हैं। तरल संयोजी ऊतक, कंकाल ऊतक, वास्तविक संयोजी ऊतक, सघन संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक के 3 भाग होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं वो। तो इसमें से तरल संयोजी ऊतक ये सही है, तरल, क्योंकि इनकी जो लसिका और रुधिर की जो मैट्रिक्स होती है आधात्री, वो तरल होती है, इसलिए वो तरल संयोजी ऊतक कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में किस अंग को लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान कहा जाता है। यानी जो डेड आरबीसीज है उनका वहाँ पर निपटान होता है, तो डिस्पोज किया जाता है उनको। तो ये इसका सही आंसर क्या है, यकृत में, प्लीहा में या हृदय में या अस्थि मज्जा में। तो इसका सही आंसर है प्लीहा, ऑप्शन सी यहाँ पर सही है कि प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, क्योंकि आरबीसी को डिस्पोज किया जाता है यहाँ पर, इनको तोड़ दिया जाता है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है
कि ऐसे उत्तक जो विभिन्न रस और हार्मोन के श्रवण हेतु विशिष्ट स्तंभाकार संरचनाएं ग्रहण करते वह क्या कहलाते हैं? ग्रंथिल उपकला उत्तक, शल्की उपकला उत्तक, पक्षमाभी उपकला उत्तक या श्रोणिजीय उत्तक। तो यहाँ पर सही आंसर जो है वो ग्रंथिल उपकला उत्तक, यानी जो रस और हार्मोन के श्रावण के लिए स्तंभाकार कोशिकाएं बनाते हैं। तो स्तंभाकार कोशिकाएं कॉलमनर जो है वो ये ग्रंथिल उपकला उत्तक बनाते हैं, क्योंकि श्रावण जो हार्मोन का श्रावण वो ग्रंथियों से होता है, और ग्रंथिल यानी जिनमें ग्रंथियां पाई जाती हो, तो ऐसे उपकला उत्तक को हम ग्रंथिल उपकला उत्तक कहेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा उत्तक घाव भरने में सहायक होता है? एपिथेलियम, पेशीय, तंत्रिका या श्रोणिजीय उत्तक में से घाव भरने में अधिक सहायता करने वाला? तो घाव भरने के लिए अधिक सहायता करने वाला जो उत्तक है वो है एपिथेलियम टिश्यू उपकला उत्तक। स्किन में जो पाया जाता है, तो घाव भरने में सबसे अधिक सहायक ये होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। रक्त, पेशी और फ्लोएम, उनमें से कौन से उत्तक का उदाहरण है? यानी इनमें से उत्तक कौन कौन से? रक्त, पेशी और फ्लोएम। तो देखो, रक्त एक श्रोणिजीय उत्तक है, तरल श्रोणिजीय उत्तक है, हमारे शरीर में पाया जाता है, तो ये जंतु उत्तक का उदाहरण है। पेशी ये भी जंतु उत्तक का उदाहरण है। पेशियां 3 प्रकार की होती है, अरेखित, रेखित और हृदय पेशियां। फ्लोएम ये भी पादप उत्तक का उदाहरण है। जो स्थायी उत्तक होता है, जटिल स्थायी उत्तक, उसका पार्ट है ये। सामान्य उत्तक होता है जाइलम, फ्लोएम। तो ये तीनों ऑप्शन सही है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोशिका जो काम करती है उससे रिलेटेड 2 स्टेटमेंट दिए हुए, और हमें इनमें से बता देना है कि कौन सा या कौन से स्टेटमेंट है वो सही है। पहला है कि एक कोशिकीय जीवों में सभी मौलिक कार्य एक ही कोशिका के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। और सेकंड स्टेटमेंट है कि बहुकोशिकीय जीवों में कोशिकाएं श्रम विभाजन के सिद्धांत पर काम करती है। तो देखो, स्टेटमेंट ए और बी दोनों सही है। एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा है, तो इसमें सभी जो भी मौलिक काम है, चाहे श्वसन है, उत्सर्जन है या भोजन ग्रहण करना है, ये सारे काम जो एक ही कोशिका के द्वारा होते हैं। बहुकोशिकीय जीवों में जो कोशिकाएं श्रम विभाजन के सिद्धांत पर काम करती है, उनमें डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है। अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग तरह की कोशिकाएं आपस में समूह बनाकर उत्तकों का निर्माण करती है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। यहाँ पर ऑप्शन सी से ठीक है। थोड़ी सी बात करते हैं, देखो कि दोनों स्टेटमेंट सही है। एक कोशिका जीवों में सभी मौलिक कार्य चाहे एक ही कोशिका द्वारा किया जाता है। उदाहरण के लिए अमीबा में एक ही कोशिका के द्वारा गति और वही कोशिका से भोजन लेने की क्रिया, वही कोशिका श्वसन और उत्सर्जन की क्रिया संपन्न करती है। बहुकोशिकीय जीवों में लाखों कोशिकाएं होती है जो श्रम विभाजन के सिद्धांत पर काम करती है। इनमें अधिकतर कोशिकाएं कुछ ही प्रकार के कार्यों को करने में सक्षम होती है, और प्रत्येक विशेष कार्य कोशिकाओं के द्वारा विशिष्ट समूहों के द्वारा किया जाता है। मनुष्यों में रक्त और पेशी, और पौधों में जाइलम, फ्लोएम आदि विशेष काम करने वाले उत्तकों के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है कि विभिन्न पादप उत्तकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये पादप उत्तक है, इनके बारे में आपको स्टेटमेंट दे रखा है। इन दोनों स्टेटमेंट में से आपको बताना है कि कौन कौन से सही है। दोनों सही है या एक सही है? देखा, पहला स्टेटमेंट है कि वृद्धि अथवा विभजोतक उत्तक की कोशिकाओं में वृद्ध रसधानियां उत्पन्न होती है। जो वृद्धि उत्तक या विभजोतक उत्तक होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, तो उनकी कोशिकाओं में वृद्ध रसधानियां उपस्थित होती है। और दूसरा है कि विभजोतक उत्तकों के विभाजन की शक्ति खो जाने पर वे स्थायी उत्तकों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो देखो, स्टेटमेंट 2 तो ठीक है। जब तक विभजोतकी उत्तकों में विभाजन की क्षमता है, तब तक वो विभजोतकी, धीरे धीरे कोशिकाएं पुरानी होने के बाद में उनमें विभाजन की क्षमता नहीं रहती, विभाजन की क्षमता खो जाती है और वो स्थायी उत्तक बन जाते हैं। ठीक है। और पहला जो है ना कि वृद्धि और विभजोतकी जो कोशिकाएं होती है उनमें वृद्ध रसधानियां पाई जाती है, ये स्टेटमेंट गलत है। ये कोशिकाएं जो होती है इनमें गाढ़ा जीवद्रव्य पाया जाता है और उनमें रसधानियां नहीं पाई जाती, बड़ी बड़ी वैक्यूल्स नहीं होती। तो स्टेटमेंट 2 यहाँ पर ठीक है। तो जिस ऑप्शन में केवल 2 है, बी, ये ठीक है। थोड़ी सी देखो इसके बारे में बात करते हैं कि पादप उत्तकों की विभाजन क्षमता के आधार पर ही पौधों में उत्तकों को वर्गीकरण किया गया है, वृद्धि अथवा विभजोतक और स्थायी उत्तक। वृद्धि की क्षमता वाले उत्तक विभजोतक उत्तक कहलाते हैं, और इनकी उपस्थिति वाले क्षेत्रों के आधार पर इन्हें शीर्षस्थ और पार्श्व कैम्बियम या अंतर्विष्ट इंटरकैलरी में वर्गीकृत किया जाता है। इन उत्तकों की कोशिकाएं अत्यधिक क्रियाशील होती है। इनके पास बहुत अधिक कोशिका द्रव्य होता है, पतली कोशिका झिल्ली होती है और स्पष्ट केंद्रक होता है। इनमें रसधानी नहीं पाई जाती। रसधानी नहीं पाई जाती तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। विभजोतकी की उत्तक की वृद्धि और परिपक्वता के साथ साथ इसके गुणों में परिवर्तन होता है। धीरे धीरे ये अपनी विभाजन की शक्ति को खो देते और जिसके फलस्वरूप स्थायी आकार ग्रहण करके स्थायी उत्तक का निर्माण करते। और ये स्थायी उत्तक 2 प्रकार के होते हैं, सरल स्थायी उत्तक जिसमें मृदुतक और स्थूल कोणोत्तक और दृढ़ोत्तक होते हैं, और जटिल स्थायी उत्तक में जिसमें जाइलम और फ्लोएम होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में
तनों की परिधि में वृद्धि निम्न में से किसके कारण होती है? तने की परिधि में जो वृद्धि है वो किस वजह से होती है? ये जो तना है इसकी परिधि में घेरा जो मोटा होता है इसकी वृद्धि किसके कारण होती है? शीर्षस्थ विभजोतक के कारण, पार्श्व लेटरल मेरिस्टेम अथवा कैम्बियम के कारण, या अंतर्विष्ट के कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो जो मैंने आपको बताया कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है उसमें 3 तरह के टिश्यू उनकी स्थिति के आधार पर पाए जाते हैं। शीर्ष भाग में जो पाया जाता है उत्तक उसको हम शीर्षस्थ उत्तक कहते हैं। शीर्षस्थ उत्तक जो लंबाई में वृद्धि करता है, और जो लेटरल टिश्यू है ये साइड में जो है पार्श्व विभजोतकी, ये इसकी मोटाई को बढ़ाते हैं, साइडवर्ड इनकी ग्रोथ होती है, तो इससे इनका घेरा मोटा हो जाता है। और इंटरकेलरी या अंतर्विष्ट जो है ये इंटरनोड पर पाए जाते हैं, जो दोनों तरफ इसकी वृद्धि को बढ़ाते हैं और थोड़ा सहारा देने का काम करते हैं। मैकेनिकल परमाणु के आधार पर पाए जाते हैं या इंटरनोड पर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर जो है वो हो जाएगा लेटरल मेरिस्टेमेटिक बी, पार्श्व विभजोतक। देखो उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं कि प्रोहोर स्टेम में शीर्षस्थ विभजोतक जड़ और तनों की वृद्धि वाले भाग में पाया जाता है और इनकी लंबाई में वृद्धि करता है। शीर्षस्थ तने की परिधि या मूल में जो वृद्धि है वो पार्श्व विभजोतक कैम्बियम के कारण होती है। घेरे की जो वृद्धि है वो इसकी वजह से होती है, कैम्बियम की वजह से होती है, पार्श्व विभजोतक की वजह से होती है। अंतर्विष्ट विभजोतक पत्तियों के आधार पर या टहनी के पर्व इंटरनोड के दोनों तरफ पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पादपों के स्थायी उत्तकों के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। पहला है कि सरल स्थायी उत्तक एक ही प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं, और दूसरा है कि जटिल स्थायी उत्तकों का निर्माण एक से अधिक प्रकार के कोशिकाओं के मिलने से होता है। इनमें से कौन कौन से सही है? ए केवल एक, या केवल दो, या एक और दो दोनों, या न तो एक और नहीं दो। तो देखो स्टेटमेंट एक क्या कह रहा है कि सरल स्थायी उत्तक एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलते हैं, जैसे मृदुतक है, दृढ़ उत्तक है और स्थूल कोणोत्तक, ये एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। जटिल स्थायी उत्तकों का निर्माण एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं के मिलने से होता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। जाइलम और फ्लोएम में जो जटिल स्थायी उत्तक है इनमें एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं होती है। जैसे जाइलम में 4 अलग अलग कंपोनेंट होते हैं, फ्लोएम में भी 4 अलग अलग कंपोनेंट होते हैं, कुछ जीवित कोशिकाएं होती है, कुछ मृत कोशिकाएं भी साथ में होती है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, ऑप्शन सी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। थोड़े से इनके बारे में बात करते हैं। देखो दोनों कथन सही है। पादपों में ऐसे स्थायी उत्तक जिनका निर्माण एक ही प्रकार की कोशिकाओं के मिलने से होता है, सरल स्थायी उत्तक सिंपल परमानेंट टिश्यू कहलाते हैं, और ये एक ही तरह के दिखते जाइलम मृदुतक, दृढ़ोतक और स्थूल कोणोत्तक, ये 3 टिश्यू होते हैं, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और स्क्लेरॉइड। जटिल स्थायी उत्तक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं के मिलने से बनते हैं और ये सभी एक साथ मिलकर एक इकाई के रूप में काम करती है। जीवित और मृत कोशिकाएं इनमें हो सकती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न पर विचार कीजिए। जाइलम, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, एपिडर्मिस, इनमें से कौन से पादपों में सरल स्थायी उत्तक के प्रकार है? सरल स्थायी उत्तक, ठीक है, सरल स्थायी उत्तक। तो जो विभजोतकी उत्तक नहीं है वो सरल उत्तक कहलाते हैं, और सरल उत्तकों में भी वो स्थायी उत्तक कहलाते हैं। उनमें भी सरल और जटिल 2 है। जटिल में केवल 2 होते हैं, जाइलम और फ्लोएमा। तो जाइलम और फ्लोएमा होते हैं। तो जाइलम यहाँ पर देखो ये सरल जटिल स्थायी उत्तक है, क्योंकि इसमें एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। बाकी पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा, ये तीनों जो है वो सरल स्थायी उत्तक है। पैरेन्काइमा को मृदुतक कहते हैं, स्क्लेरेन्काइमा या स्क्लेरेन्काइमा को दृढ़ोतक कहते हैं, और कोलेन्काइमा को स्थूल कोणोत्तक कहा जाता है। और एपिडर्मिस ये भी जो है सरल स्थायी उत्तक का उदाहरण है। तो केवल ऑप्शन जो नंबर 1 है वो ठीक नहीं है, बाकी सारे स्टेटमेंट सही है। तो इसमें एक के अलावा बाकी सारे वो सही हो जाएगा। तो ये ऑप्शन सी ठीक है। यहाँ पर 2, 3, 4 और 5 पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और एपिडर्मिस ये सरल स्थायी उत्तक है। पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और एपिडर्मिस पादप के सरल स्थायी उत्तक के प्रकार है। जाइलम फ्लोएम पादप के जटिल स्थायी उत्तक के प्रकार है। अगला क्वेश्चन है कि पैरेन्काइमा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पैरेन्काइमा, तो पैरेन्काइमा कहते हैं मृदुतक को, ठीक है। तो मृदुतक के संदर्भ में हमको बात करना है कि पैरेन्काइमा उत्तक भोजन का भंडारण करता है। कोलेन्काइमा उत्तक पौधों को तैरने के लिए उत्प्लावन बल प्रदान करता है। एरेन्काइमा उत्तक प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है। इनमें से कौन कौन से सही नहीं है? जो स्टेटमेंट सही नहीं है उनकी बात करनी है हमको, ठीक है। तो देखो हमने बात करी है पैरेन्काइमा यानी मृदुतक की,
तो मृदु ऊतक जो है वो सरल स्थायी ऊतक होता है, एक ही प्रकार की कोशिकाएं इसमें पाई जाती है और ये भोजन संचय का कार्य करता है, ये स्टेटमेंट सही है। अब पेरेन्काइमा टिश्यू या मृदुतक टिश्यू में, मृदुतक ऊतक में अगर केविटी बन गई, अंदर बड़ी सी रसधानी अगर है और उनमें हवा भरी हुई है और वो केविटी जैसे काम कर रही है, तो वो पौधों को, जलीय पौधों को उत्प्लावकता प्रदान करती है और उनको तैरने में मदद करती है। ऐसे ऊतक को हम एरेन्काइमा कहते हैं, जिसमें एयर भरी होती है। ऐसा पेरेन्काइमा, ऐसा मृदुतक जिसमें हवा भरी हुई है, बड़ी सी रसधानी जिसके अंदर है, वायु कोश कूपिकाएं हैं, तो वो एरेन्काइमा कहलाता है, उत्प्लावकता प्रदान करता है। और ऐसा मृदुतक, ऐसा पेरेन्काइमा जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, फोटोसिंथेसिस करता है, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया करता है, क्योंकि उसके अंदर ये क्लोरोफिल आ गया, हरित लवक है, तो उसको हम फिर क्लोरेन्काइमा कहते हैं। ठीक है, तो ये बात सही है कि कोलेन्काइमा और एरेन्काइमा दोनों पेरेन्काइमा ही है, मृदुतक ही है, लेकिन यहाँ पर जो ये काम लिखे हुए ना, ये उल्टे लिखे हुए। कोलेन्काइमा उत्प्लावकता नहीं प्रदान करता, कोलेन्काइमा प्रकाश संश्लेषण करता है, क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा जो होता है वो उत्प्लावकता प्रदान करता है। तो स्टेटमेंट 2 और 3 ये गलत है, तो ये ऑप्शन बी जो है ये ठीक हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ी सी बात करते हैं, पौधों में उपस्थित सरल स्थायी ऊतकों के अंतर्गत आने वाला पेरेन्काइमा यानी मृदु ऊतक पादपों की आधारित पैकिंग को निर्मित करते हैं और ये ऊतक कोशिकाएं, इस ऊतक की जो कोशिकाएं होती है ये कुछ परतों के रूप में होती है और जीवित होती है। पेरेन्काइमा मुख्यतः तनों और जड़ों में पोषण करने वाले पदार्थ, जल और पदार्थों का संग्रहण करता है, संचय का काम करता है। कुछ पेरेन्काइमा, कुछ मृदुतक ऊतकों में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। इन्हें पेरेन्काइमा, ऐसे पेरेन्काइमा को क्लोरेन्काइमा यानी हरित ऊतक कहा जाता है, अतः कथन 2 सही गलत है। और एरेन्काइमा की कोशिकाओं के मध्य वायु की बड़ी से गुहाएं होती है जो पौधों को तैरने के लिए उत्प्लावकता प्रदान करती है, जलीय पौधों पाया जाता है, अतः कथन 3 भी गलत है। तो दोनों स्टेटमेंट गलत हो गए। अगला क्वेश्चन है, पौधों में सरल स्थायी ऊतक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सरल स्थायी ऊतक 3 होते हैं, मृदुतक, दृढ़ोतक और स्थूल कोणोतक, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। तो इनके बारे में बात करनी है। पहला स्टेटमेंट है कि पौधों में लचीलापन स्क्लेरेन्काइमा के कारण होता है और दूसरा है कि कोलेन्काइमा पौधों की कठोरता के लिए उत्तरदायी है। इन कथनों में से कौन कौन से सही है? स्टेटमेंट 1 या 2 या दोनों, या न तो एक और नहीं दोनों। तो देखो, पौधों में जो लचीलापन है, ये वो जो पहले क्वेश्चन आया था उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर मिल जाएगा आपको कि पौधों में जो लचीलापन पाया जाता है, शाखा में टूटती नहीं है, लचक जाती है लेकिन टूटती नहीं है, तो ये लचीलापन जो है वो कोलेन्काइमा के कारण होता है, स्थूल कोणोतक के कारण होता है। स्थूल कोणोतक की वजह से इनमें लचीलापन पाया जाता है, टूटते नहीं है। और पौधों की कठोरता के लिए, जैसे नारियल का बाहर का छिलका कड़ा होता है, बीजों के बाहर जो बीजावरण होता है वो कड़े होता है, ये जो कठोरता है वो दृढ़ ऊतक की वजह से होती है, स्क्लेरेन्काइमा की वजह से होती है। तो ये स्टेटमेंट दोनों गलत लिखे हुए, एक दूसरे को अपोजिट करके लिख दिया, उल्टा लिख दिया। तो अब इनमें से ये ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा कि ना तो एक सही है, नहीं दोनों सही है, दोनों गलत है। थोड़ी बात कर लेते हैं। तो पौधों में लचीलेपन का गुण एक सरल स्थायी ऊतक यानी कोलेन्काइमा के कारण होता है। कोलेन्काइमा यानी कोलेन यानी कॉर्नर, जो कॉर्नर पे थिकनिंग है, मोटा हो गया है। तो स्थूल कोणोतक, जिसमें कोण शब्द आ गया, स्थूल कोणोतक, ये पौधे के विभिन्न भागों में यानी पत्ती, तना में बिना टूटे हुए लचीलापन लाता है। ये पौधों को यांत्रिक सहायता भी प्रदान करता है। स्क्लेरेन्काइमा दृढ़ ऊतक की कोशिकाएं मजबूत बनाती है। नारियल के छिलके में नहीं ऊतकों के बने होते। इन ऊतकों की कोशिकाएं मृत होती है, ये लंबी और पतली होती है और इस प्रकार की भित्ति लिग्निन जमा होता है। लिग्निन एक केमिकल है और लिग्निन के जमा होने की वजह से इनकी जो कोशिका भित्ति है वो दृढ़ हो गई है और सीमेंट का जैसा काम करती है, जिसके कारण ये मोटी हो जाती है। एपिडर्मल कोशिकाओं का उत्तरदायित्व रक्षा करना है, इन कोशिकाओं को बिना किसी अंतरकोशिकीय स्थान की अच्छी परत बनती है एपिडर्मल कोशिकाओं की। तो ये दोनों थी। इनके बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप प्लांट टिश्यू जो पादप ऊतक वाला वीडियो वहाँ से देख सकते हैं। इनके सबके बारे में आपको वहाँ से डिटेल मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, स्टोमेटा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टोमेटा या रंध्र जिसको कहते हैं, तो उसके संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है कि ये रक्षी कोशिकाओं से घिरे होते हैं और ये वायुमंडल में गैसों का आदान प्रदान करते हैं, परंतु वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में भाग नहीं लेते। इनमें से कौन कौन से सही है? देखो, स्टेटमेंट 1 की ये रक्षी कोशिकाओं से घिरे होते हैं, ये सही बात है कि जो स्टोमेटा होते हैं, छेद या रंध्र होते हैं, तो वो 2 किडनी की जैसी आकृति की 2 कोशिकाएं होती है, उनसे घिरे रहते हैं। इस तरह की कोशिकाएं होती है इनके,
ये कोशिकाएं होती है। और इनके बाद में फिर यहाँ पर जो बाकी जो कोशिकाएं होती है एपिडर्मल कोशिकाएं, वो इस तरह से इसके साथ में पाई जाती है। ऐसी इनकी संरचना होती है। ये जो बीच वाली जो ओपनिंग है, ये इसको हम रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। और ये जो साइड में जो दो कोशिकाएं हैं, इनको द्वार कोशिकाएं या गार्ड कोशिकाएं कहती है। गार्ड कोशिकाएं इनके खुलने और बंद होने का नियमन करती है। तो गार्ड कोशिकाओं से घिरे रहते हैं स्टेटमेंट से ये वायुमंडल में से गैसों का आदान प्रदान करते हैं। बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड लेनी है, फोटोसिंथेसिस के लिए ऑक्सीजन बाहर छोड़नी है, ये भी इनके थ्रू होता है। परंतु वाष्पोषण की क्रिया में भाग नहीं लेते। वाष्पोषण में भी भाग लेते हैं। जब रंध्र खुले रहते हैं तो पौधों में जो एक्सेसिव वाटर है, जो एक्स्ट्रा पानी इनके पास में होता है, वो भी वाष्प के रूप में हवा में बाहर निकलता रहता है। तो ये ट्रांसपिरेशन भी करते हैं, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी इनके द्वारा होती है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। गैसों का आदान प्रदान करना और ये वाष्पोत्सर्जन करना, दोनों काम रंध्र करते हैं। तो इनमें से सही ऑप्शन हो जाएगा कि सही स्टेटमेंट कौन सा है कि केवल एक सही है। थोड़ा सा बात करते हैं। देखो, स्टोमेटा सामान्यतः पौधों के एपिडर्मिस में उपस्थित होते हैं। दो किरनी के आकार की कोशिकाओं से घिरे रहते हैं, जिन्हें रक्षी कोशिकाएं या द्वार कोशिकाएं कहते हैं। स्टेटमेंट एक सही है। ये कोशिकाएं वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान करने के लिए ये आवश्यक होती है। रंध्र और वाष्पोषण की क्रिया में स्टोमेटा द्वारा होती है। तो स्टेटमेंट 2 गलत हो गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। एक पौधे की बाह्य सतह पर प्राय एक मोम के जैसी जल प्रतिरोधी परत बनाती है। ये पौधों की सबसे भारी परत है। ये पौधों की सभी भागों की रक्षा करती है। उपरोक्त विशेषताओं में से किस कोशिका समूह की है? यानी ये जो 3 विशेषताएं लिखी है, वो स्क्लेरेन्काइमा दृढ़ोतक की है, या एपिडर्मिस की है, या पेरेन्काइमा मृदुतक की है, या इनमें से किसी की नहीं है। विशेषता है कि ये पौधे की बाह्य स्तर पर एक मोम जैसी जल प्रतिरोधी स्ट्रक्चर बनाती है। और ये पौधों के सबसे बाहर की परत है। और ये पौधे के सभी भागों की रक्षा करते हैं। तो सबसे बाहर की परत जो पौधों में पाई जाती है वो एपिडर्मिस होती है। और ये एपार्गम में होती है, यानी मोम जैसी एक लेयर इनके ऊपर बनती है। और ये पौधों की सुरक्षा का काम करती है। तो ऑप्शन बी ठीक है यहाँ पर। एपिडर्मिस पौधे की सबसे भारी परत है और ये पौधों को पूरी तरह से ढकी रहती है। ये पौधों के सभी भागों की रक्षा करती है। मरुस्थलीय या शुष्क स्थानों पर पाए जाने वाले पौधों में ये मोटी हो जाती है, ताकि पानी की बाहर वाष्पोषण के रूप में ज़्यादा पानी नहीं निकले। ये कोशिका पौधे के बाह्य स्तर पर प्राय एक मोम जैसी जल प्रतिरोधी परत बनाती है। ये मोम जैसी परत क्यूटीन होती है। और ये जल अवरोधक रासायनिक पदार्थ का लेप होता है, जो जल हानि या यांत्रिक आघात और परजीवी कवक के प्रवेश से पौधों की रक्षा करती है। क्यूटीन की परत होती है। तो ये सारी एपिडर्मिस की विशेषताएं हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पौधों और वृक्षों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। जड़ों की एपिडर्मिल कोशिकाएं पानी को सोखने का काम करती है। और वृक्ष की छाल हवा और पानी के लिए अभेद यानी इम्प्रीवियस होती है, उसमें से हवा और पानी का प्रवेश नहीं हो सकता। इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही है? तो देखो, पहला स्टेटमेंट है कि जड़ों की एपिडर्मिल कोशिकाएं, जो सबसे बाहर वाली कोशिकाएं हैं, वो पानी को सोखने का काम करती है। उनके ऊपर एपिडर्मिल कोशिकाएं जो होती है जड़ की, उनके ऊपर रूट हेयर्स पाए जाते हैं, रोम पाए जाते हैं, जो जल की अवशोषण की सतह बढ़ा देते हैं। और छाल की जो कोशिकाएं होती है, बाहर जो कोर कोशिकाएं होती है, वो छाल बनाती है। तो वो डेड स्ट्रक्चर्स होती है, मृत कोशिकाएं होती है। और उनके ऊपर जो है वो कोई रासायनिक पदार्थ जैसे सुबेरिन या इस तरह की क्यूटीन, ये ऐसा आवरण पाया जाता है जो हवा और पानी के लिए अभेद होता है, इम्प्रीवियस होता है, मृत कोशिकाएं होती है। इसलिए दोनों स्टेटमेंट सही है। यहाँ पर ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। थोड़ी बात करते हैं। देखो, दोनों कथन सही है। जड़ों की एपिडर्मल कोशिकाएं पानी को सोखने का काम करती है। साधारणतः इसमें बाल के जैसे प्रवृद्ध होते हैं, जिनमें जड़ों की कुल अवशोषण क्षमता बढ़ जाती है और पानी सोखने की क्षमता में वृद्धि हो जाती है। जैसे जैसे वृक्ष की आयु बढ़ती है, उसकी बाहें की जो सुरक्षात्मक ऊतकों में कुछ परिवर्तन होता है। एक दूसरे विभज्योति की पट्टी बनने तने के एपिडर्मिस का स्थान ले लेती है। बाहर की स्तर की कोशिकाएं इस सतह से अलग हो जाती है और ये पौधों पर कुछ परतों के रूप में बनी होकर मोटी छाल का निर्माण करती है। इन छालों की कोशिकाएं मृत होती है, अतः बिना अंतःकोशिकीय स्थानों के व्यवस्थित होती है। इनकी भित्ति पर सुबेरिन नाम का रसायन होता है, जो इन छालों की रक्षा करता है और हवा और पानी के लिए अभेद बनाता है। सुबेरिन, छाल पर किसका आवरण होता है? सुबेरिन का, ये याद रखना, सुबेरिन नाम के केमिकल का। अगला क्वेश्चन है कि जाइलम और फ्लोएम के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जाइलम फ्लोएम के संदर्भ में कथन है कि जाइलम पानी और खनिज नमन का समन करते हैं। फ्लोएम पत्तियों से पौधे को विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। और तीसरा स्टेटमेंट है कि जाइलम फ्लोएम के विपरीत पदार्थों को दोनों दिशाओं में गति करा सकता है। इनमें से कौन कौन से सही नहीं है? ये स्टेटमेंट 3 है। इनमें से कौन सा सही नहीं है, जो करेक्ट नहीं है, उसको फाइंड करना है। तो पहला है कि जाइलम
पानी और खनिज लवण का संवहन करते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। जाइलम जल का और फ्लोएम फूड का, फैफ है यानी फ्लोएम फूड, और जाइलम जल का ट्रांसपोर्ट करते हैं। और जाइलम जो है वो नीचे से जड़ों से जो खनिज लवण और पानी जो सोखा गया है उसको पत्तियों तक पहुंचाने का काम करते हैं। और फ्लोएम जो है वो पत्तियों के अंदर फोटोसिंथेसिस क्रिया से जो फूड बना है उस फूड को हर पार्ट तक, शाखाओं में, फ्रूट्स में, जड़ों में, सब जगह तक पहुंचाने का काम करते हैं। ये दोनों स्टेटमेंट सही है, पहला और दूसरा। तीसरा स्टेटमेंट क्या देखते हैं, जाइलम फ्लोएम के विपरीत पदार्थों को कोशिकाओं में दोनों दिशाओं में गति करा सकता है। ये स्टेटमेंट गलत है। देखो, जाइलम में केवल एक दिशीय प्रवाह होता है, नीचे से ऊपर की तरफ, जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाने का काम है जाइलम का। लेकिन फ्लोएम दोनों दिशाओं में गति करा सकता है। फ्लोएम जो पत्तियों के अंदर जो फूड बनाया, ये फूड जो है यहाँ फ्लोएम से, मान लो इस पत्ती से ऊपर की तरफ ब्रांच या फल लगे हुए तो यहाँ तक भी पहुंचाएगा, नीचे की तरफ जड़ों तक भी पहुंचाएगा, और इवन साइडवर्ड भी ये ट्रांसपोर्ट कर सकता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है तीसरा, बाकी दोनों ठीक है। थोड़ा सा बात करते हैं कि जाइलम और फ्लोएम जटिल स्थायी ऊतक होते हैं, ये मिलकर समान ऊतक वेस्कुलर बंडल का निर्माण करता है। जाइलम ट्रैकेट्स वाहिका और जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर के रेशो से मिलकर बनता है। चार कंपोनेंट होते हैं दोनों में, जाइलम फ्लोएम में। इनके बारे में आप उस वीडियो में प्लांट वाले में बात कर सकते हो, वहाँ से देख सकते हो, अच्छे से समझ सकते हो। दोनों में दो कंपोनेंट कॉमन होते हैं, एक तो मर्दूतक और एक तंतु, यानी एक तो जाइलम फाइबर है तो वहाँ पर फ्लोएम फाइबर हो जाएगा, यहाँ जाइलम पैरेन्काइमा जाइलम मर्दूतक, फ्लोएम मर्दूतक हो जाएगा। बाकी दो कंपोनेंट अलग होते हैं, जाइलम ट्रैकेट्स या वाहिनिकाएं और वाहिका वेसल्स। इन कोशिकाओं की भित्ति मोटी और अधिकतर कोशिकाएं मृत होती है, केवल मर्दूतक को छोड़कर बाकी सारी मृत है। जाइलम में ट्रैकेट्स और वाहिकाओं के कारण पानी और खनिज लवणों का ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ संवहन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। पैरेन्काइमा भोजन संग्रहण का काम करता है, इसका जो पैरेन्काइमा है वो संग्रहण का काम करता है, और ये किनारे की ओर पानी के पार्श्व संवहन में मदद करता है। फाइबर मुख्यतः साला देने का काम करते हैं, जो इसमें जाइलम फाइबर है। अतः कथन एक तो सही है। फ्लोएम भी 4 प्रकार के अवयवों से बनता है, एक तो चालनी नलिका जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, और इसको कंट्रोल करने वाले इसके पास में जो कोशिका है वो कंपेनियन कोशिका, साथी कोशिका, सह कोशिका, और फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर मिलकर बनता है। फ्लोएम पत्तियों से जो भोजन है उसको पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। फ्लोएम फाइबर को छोड़कर बाकी सभी रचनाएं जो जीवित कोशिकाएं हैं, यहाँ पर केवल फ्लोएम फाइबर जो है वो केवल मृत कोशिका, बाकी तीनों जो है सीव ट्यूब, कंपेनियन, सह कोशिका और मर्दूतक, ये तीनों जीवित रचनाएं होती है। फ्लोएम कोशिकाएं अतः कथन 2 भी सही है। और तीसरा स्टेटमेंट, फ्लोएम जाइलम के विपरीत पदार्थों को दोनों दिशाओं में गति करा सकता है, अतः कथन 3 गलत है। यानी जाइलम दोनों तरफ गति नहीं कराता, फ्लोएम में दोनों तरफ, ऊपर भी और नीचे की तरफ, दोनों तरफ जो है वो ट्रांसपोर्टेशन गति होती है फूड की। तो ये स्टेटमेंट तीसरा गलत है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। एपिथीलियम ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। उपयुक्त ऊतकों में से कौन से जंतु ऊतकों के प्रकार है? इनमें से जंतु ऊतक कौन कौन से है ये पता करना है। तो एपिथीलियम उपकला ऊतक जंतु ऊतक है, संयोजी ऊतक भी है, पेशी ऊतक भी है, तंत्रिका ऊतक भी है। चारों जंतु ऊतक है, चारों के चारों सही है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट डी ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विभिन्न जंतु ऊतकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। जंतु ऊतक के बारे में कुछ स्टेटमेंट है और हमें पता करना है कि कौन से सही है। पहला स्टेटमेंट है कि एपिथीलियम ऊतक जंतु के शरीर को ढकने और बाएं रक्षा प्रदान करने का काम करता है, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। उपकला ऊतक एपिथेलियम टिश्यू वो कवरिंग का काम करता है, बाहर से ढकने का, सुरक्षा देने का काम करता है। संयोजी ऊतक की कोशिकाएं आपस में जुड़ी रहती है, ये भी स्टेटमेंट सही है। संयोजी ऊतक का काम ही जोड़ने का होता है, कोशिकाएं आपस में जुड़ी रहती है, मैट्रिक्स में होती है। पेशी ऊतक लंबी कोशिकाओं से बना होता है, ये बात भी सही है। तंत्रिका ऊतक न्यूरॉन का बना होता है, तंत्रिका कोशिका को न्यूरॉन कहते हैं और तंत्रिका ऊतक न्यूरॉन से बनता है। तो चारों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएंगे। ऑप्शन बी ठीक है। थोड़ी बात कर लेते हैं। देखो, जंतु के शरीर को बाहर से ढकने और सुरक्षा देने का काम करने वाला ऊतक एपिथेलियम या उपकला ऊतक कहलाता है। आकृति और कार्य के आधार पर एपिथेलियम ऊतक को सल्की, घनाकार, स्तंभाकार, रोमीय और ग्रंथिल श्रेणी में विभक्त किया गया। ये आप जंतु ऊतक पार्ट 1 में इसको देख सकते हैं वीडियो में, वहाँ पर आपको अच्छे से सारी चीज़ें मैंने समझा रखी है, वहाँ से आप पढ़ सकते हो उसके बारे में। संयोजी ऊतक की कोशिकाएं आपस में जुड़ी रहती है और अंतरकोशिकीय आधार मैट्रिक्स में धसी होती है। हमारे शरीर में विद्यमान संयोजी ऊतकों में विभिन्न प्रकार होते हैं, जैसे एरियोलर ऊतक है, एडिपोज वसा में ऊतक और अस्थि और कंडरा, उपास्थि, स्नायु और रक्त, ये सभी संयोजी ऊतक के उदाहरण है। इनके बारे में भी मैंने आपको बता रखा वहाँ उस वीडियो में। और पेशी ऊतक लंबी कोशिकाओं का बना होता है। 3 प्रकार की पेशी होती है, रेखी और हृदय पेशी। और पेशियों में गति
उनमें पाए जाने वाले विशेष प्रकार के प्रोटीन सिकुड़ने वाला कॉन्ट्रैक्ट प्रोटीन होता है, इसके कारण होती है। और पेशियाँ ऊतक की 3 प्रकार होते हैं, रैखिक, अरैखिक और कार्डिक हृदय पेशियाँ। तंत्रिका ऊतक न्यूरॉन का बना होता है जो संवेदना को प्राप्त और संचालित करता है। मस्तिष्क मेरुरश्मि और तंत्रिकाएं जो है वो तंत्रिका ऊतकों से बनती है। तंत्रिका तथा पेशी ऊतकों का संरचनात्मक संयोजन प्राय सभी जीवों में मौलिक है। साथ ही यह संयोजन उत्तेजना के अनुसार जंतु को तेज गति प्रदान करता है। तो पेशियां और तंत्रिकाएं मिलकर आपस में गति के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रक्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए हुए 3 और इनमें से पता करना है कि कौन कौन सा सही है। रक्त एक संयोजी ऊतक है। लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं तथा प्लेटलेट्स को संयुक्त रूप से प्लाज्मा कहा जाता है। और तीसरा स्टेटमेंट है कि प्लाज्मा में प्रोटीन, नमक और हार्मोन उपस्थित होता है। तो देखो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। और दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है कि रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं और प्लेटलेट्स को संयुक्त रूप से प्लाज्मा कहा जाता है। नहीं, ये तो प्लाज्मा के अंदर पाई जाने वाले कोशिकाएं हैं, ठीक है। और प्लाज्मा में प्रोटीन, नमक और हार्मोन भी उपस्थित होते हैं, ये स्टेटमेंट सही है। तो दूसरा गलत है, पहला और तीसरा सही है, तो भी ठीक है। यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं रुधिर के बारे में। रुधिर के बारे में मैंने सारे जितने भी टॉपिक है, रुधिर वर्ग है, चाहे रुधिर आदान है, रुधिर का क्लोट कैसे बनता है, रिसस फैक्टर क्या है, और ये सारी चीज़ें मैंने आपको इससे पहले बड़े वीडियो में पार्ट 2 में बता रखी है जंतु ऊतक में, वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, सारी चीज़ें वहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। चलो बात करते हैं एक बार थोड़ा सा रुधिर के बारे में कि कथन एक सही है कि एक संयोजी ऊतक है। रुधिर के आद्री यानी मैट्रिक्स भाग को प्लाज्मा कहते हैं। इसमें लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी, श्वेत रक्त कणिकाएं डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट सस्पेंडेड निलंबित रहती है। तो कथन 2 गलत है। और प्लाज्मा में प्रोटीन और नमक और ये भी पाए जाते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो ये था पार्ट 1 MCQ क्वेश्चंस। मैं नेक्स्ट पार्ट 2 लेकर आ रहा हूँ जंतु ऊतकों पर, जंतु और पादप ऊतकों से संबंधित और MCQ क्वेश्चंस अगले वीडियो में आपको मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हो, अदरवाइज आप डिसलाइक भी कर सकते हो। अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक बने रहिए इसी चैनल पर। मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।